वन शॉट लेक्चर बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में वेलकम करते हैं आपको। और मैं डॉक्टर आमिर रज़ा। आज हम स्टडी करेंगे कंप्लीट एंजाइम चैप्टर वन शॉट। दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर द क्लास 11 नीट एमडी केट एंड एंड केट एस्पिरेंट्स के लिए। लेट्स स्टार्ट लर्न टुगेदर। इंट्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम। Actually, enzyme word was coined by the it was formed by the scientist named Frederick William Cohen, and this word is a Greek word. Enzyme is a Greek word. It is formed by the combination of two words. En, in means inside and zyme means east. कुछ टाइम पहले जो इंजाइम था वो फाइंड किया गया था इनसाइड द यूनिसेलुलर फंजाई एंड इट वाज द ईस्ट। सो इसलिए इसका नाम यही पड़ गया कि ये मिला था इनसाइड द ईस्ट। फर्स्ट टाइम इंजाइम ईस्ट के अंदर ही मिला था, इसलिए इसका नाम इंजाइम हो गया। ठीक है। सो व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द enzyme? It is the organic substance catalyze a specific chemical reaction without being consumed. जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सेम वे से दिस इज आल्सो द ऑर्गेनिक सब्सटेंस which catalyze mean speed up the particular specific reactions। खास रिएक्शंस को ही ये स्पीड अप करता है। वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो खास रिएक्शंस को स्पीड अप करता है, इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, विदाउट बीइंग कंज्यूम, खुद यूज नहीं होता। ठीक है, विदाउट बीइंग कंज्यूम, इट इज कॉल्ड द एंजाइम। और मोस्टली दीज आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स। मोस्टली प्रोटीन नेचर होते हैं, बट सम आरएनए आल्सो फंक्शन एज एंजाइम। ठीक है, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, दे आल्सो स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, कैटालाइज द स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस, and these are called as ribozyme. They catalyze the reactions in the nucleus which are involved in the processing of genetic information. डीएनए के अंदर जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के रिएक्शंस होते हैं, these are catalyzed by these RNA molecules and they also function as enzyme, therefore called as ribozyme. They are rare in nature, ये बहुत कम होते हैं। सो मोस्टली एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम्स। कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं एंजाइम्स की? मोस्टली दीज आर द ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। व्हाट आर द ग्लोब्यूलर प्रोटीन? प्रोटीन की डिफरेंट स्ट्रक्चरल लेवल से होती हैं, वो आपने प्रोटीन टॉपिक में पढ़ा होगा। सो जो सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चरल लेवल होता है, जब वो 3D स्ट्रक्चर में फोल्ड होता है, दिस इज कॉल्ड इज द ग्लोब्यूलर प्रोटीन। एंड these enzymes are the globular protein with high molecular weight। बायोकैटालिस्ट होते हैं and produced in the protoplasm। सेल के अंदर बनते हैं, प्रोटोप्लाज्म में ही बनते हैं। either protein only or with protein they contain a non protein part। या तो एंजाइम सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, सिर्फ उनमें प्रोटीन होता है, जैसे पेप्सिन एंड अमाइलेज, these are only made up of the protein। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी लेते हैं। ठीक है, उनके साथ अटैच होता है नॉन प्रोटीन पार्ट भी फॉर देयर एक्टिविटी। दे may be endoenzymes or exoenzymes। endoenzymes are those enzymes which are synthesized in the same cell and also perform the catalytic inside the same cell। जिस सेल में वो बनते हैं उसी सेल में ही अपनी कैटालाइटिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड एज एंडोएंजाइम्स। एंड एक्सोएंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो बनते तो एक सेल के अंदर हैं और कैटालिटिक एक्टिविटीज या तो दूसरे सेल के अंदर परफॉर्म करेंगे या आउटसाइड द सेल परफॉर्म करेंगे। एंड दीज टाइप ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड एज एक्सोएंजाइम्स। ठीक है, दे आर स्पेसिफिक इन नेचर एंड फंक्शन। खास होते हैं नेचर और फंक्शन में, क्योंकि पार्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटालाइज करते हैं और उसके अलावा पार्टिकुलर पीएच और पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ये अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। अगर बॉडी का टेम्परेचर, सपोज बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल 37 सेंटीग्रेड है, अगर इससे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ तो एंजाइम की एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, एंजाइम साइज जो होता है बहुत ज़्यादा होता है देन द सबस्ट्रेट साइज। व्हाट इज द सबस्ट्रेट? जो रिएक्शन हो रहा होता है, रिएक्शन के लिए क्या होता है, एक हमें चाहिए होता है रिएक्टेंट। ठीक है,
और उससे बनता है फिर प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट होता है इट इज कॉल्ड एज द सबस्ट्रेट। ठीक है, तो रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और यही कहलाता है केमिकल चेंज कहलाता है, दिस इज द केमिकल रिएक्शन। और इस रिएक्शन को ही एंजाइम स्पीड अप करता है, कैटालाइज करता है। ठीक है, सो सबस्ट्रेट मीन दिस इज द रिएक्टेंट। जहां पे भी सबस्ट्रेट का वर्ड आए आपने कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज द रिएक्टेंट, सिंपल। देन एक्टिव साइट फॉर रिएक्शन विद सबस्ट्रेट, ये जो रिएक्टेंट है, जो सबस्ट्रेट है, उसके लिए एक पार्टिकुलर ग्रुप होता है एंजाइम के अंदर, उसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। इस तरह होता है कुछ एंजाइम का स्ट्रक्चर, लाइक दिस। ठीक है, this is the 3D structure and it contain this group, and this group it is called is the active site। यहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, फिर उसे कैटालाइटिक रिएक्शन होता है। देयर आर आइंस कैन एक्सीलरेट एंजाइम एक्टिविटी कॉल्ड एक्टिवेटर्स। कुछ एंजाइम्स को आइंस चाहिए होते हैं फॉर देयर एक्टिवेशन। इन एक्टिव फॉर्म में एंजाइम होते हैं और उनको आइंस जब अटैच होते हैं, जैसे मैंगनीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो ये आइंस जब एंजाइम के साथ अटैच होते हैं दे एक्सीलरेट द एंजाइम एक्टिविटी और एक्टिवेट द एंजाइम। ठीक है, सेम वे से एंड दीज आइंस आर कॉल्ड एज एक्टिवेटर्स ऑफ द एंजाइम्स। सेम वे से इनहिबिटर्स होते हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं, या तो कंप्लीट इनहिबिट कर देते हैं या पार्शियली रोक देते हैं एंजाइम एक्टिविटी को, एंड दीज आर कॉल्ड एज इनहिबिटर्स। देन दीज आर हाईली सेंसिटिव टू पीएच एंड टेम्परेचर। सेंसिटिव टू टेम्परेचर के लिए एक टर्म होता है, दिस टर्म इज द थर्मोलेबाइल। थर्मोलेबाइल मीन सेंसिटिव टू पीएच, sorry, sensitive to temperature। thermolabile is the term used for sensitive to temperature। ठीक है, तो एंजाइम्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं पीएच और टेम्परेचर के लिए, क्योंकि थोड़ा सा चेंज होता है पीएच या टेम्परेचर के अंदर तो एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वो अल्टर कर जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, दे एक्ट बिफोर दे रिमेन इंटेक्ट। 10th प्रॉपर्टी, दे रिमेन इंटेक्ट, दे रिमेन इंटेक्ट। इंटेक्ट मीन दे रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद वो सेम ही रहते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है, ना तो वो पार्टिसिपेट करते हैं इन द रिएक्शन, ना ही उनकी स्ट्रक्चर पे कोई फर्क पड़ता है। ठीक है, सो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम। नाउ वी आर स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस, एंजाइम इज अ 3D ग्लोबुलर प्रोटीन। एक स्ट्रक्चरल लेवल होता है प्रोटीन का जिसको हम कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। और जितने भी एंजाइम्स होते हैं ऑल दीज आर द ग्लोबुलर 3D स्ट्रक्चरल प्रोटीन। सो इन द 3D स्ट्रक्चरल प्रोटीन there is the groove, and this groove is called is the active site of the enzyme, and the remaining part is the protein part, and it is the structural part of the enzyme, and it may be only consist of protein, or with protein it also contain non-protein part। so structural part जो होता है enzyme का, या तो वो प्रोटीन पे मुश्तमिल होगा सिर्फ, या तो उसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच होगा। और जो एक्टिव साइट होता है इट कंसिस्ट ऑफ बाइंडिंग साइट एंड कैटालाइटिक साइट, एंड दिस को फैक्टर एंड दिस नॉन प्रोटीन पार्ट जो कुछ एंजाइम के साथ अटैच होता है, दिस नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एज को फैक्टर। दिस नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड को फैक्टर, ये कहलाता है को फैक्टर। ओके, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इट इज द स्पेशल चार्ज्ड प्लेस। ये एक खास चार्ज्ड प्लेस होता है एंजाइम के अंदर, ग्रुव होता है जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट इज अ स्पेशल सब्सटेंस to which the enzyme attach and its chemical reaction occur। so this is the special substance। सबस्ट्रेट के साथ जो एक्टिव साइट होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि जो एक्टिव साइट का शेप होता है उसी शेप उसके रिगार्डिंग ही जो सबस्ट्रेट का शेप होता है, और इसी वजह से जो कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से ये जो एंजाइम का गुरु होता है, एक्टिव साइट होता है, उसमें आसानी से ये एक्टिव साइट जो है वो फिट हो सकता है। ठीक है, फर्दर जो बाइंडिंग साइट होता है, एक्टिव साइट के अंदर दो साइट्स होते हैं,
दो प्लेसेस होते हैं फर्दर which are divided is binding site and catalytic site. What is a binding site? बाइंडिंग साइट वो साइट होता है एक्टिव साइट में, वो प्लेस होता है जहाँ पे जो सबस्ट्रेट होता है वो टेम्पररी बॉन्ड्स के थ्रू अटैच होता है विथ द एक्टिव साइट। ठीक है, सपोज सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट जो है उसको अटैच होना पड़ेगा एक्टिव साइट में by the temporary bonds, and these are the temporary bonds which are formed between the active site and the particular amino acids which are forming the active site. So ये जो बाइंडिंग साइट होता है उसमें सबस्ट्रेट टेम्पररी बॉन्ड्स के थ्रू अटैच होता है, एंड दिस इज द बाइंडिंग साइट। ओके, देन इज द कैटालाइटिक साइट। कैटालाइटिक साइट में कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं एक्टिव साइट में, एक्टिव साइट में एक पार्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ पे कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स पड़े होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कैटालाइटिक एक्टिविटी। जब उन अमाइनो एसिड के साथ एक्टिव साइट कांटेक्ट में आता है तो दीज अमाइनो एसिड्स कन्वर्ट एक्टिव सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट के अंदर और रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का, और इस स्ट्रक्चर की बेसिस पे एंजाइम्स को हम क्लासिफाई करते हैं protozyme and conjugated enzyme. What are the protozyme and what are the conjugated enzymes? Protozymes are those enzymes which are only made up of the protein. इनके पास नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच नहीं होता, ये सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, एंड these enzymes are called as प्रोटियोजाइम्स। फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन एंड सेलेवरी अमाइलेज, जो आपकी सलेवा में अमाइलेज एंजाइम होता है, दिस इज मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन, एंड पेप्सिन इन द स्टमक इट इज आल्सो मेड अप ऑफ ओनली एंड ओनली प्रोटीन। In what is the conjugated enzyme? With protein, a non-protein part is attached in the conjugated enzyme. वो enzymes जो प्रोटीन पार्ट तो उनके प्रोटीन पार्ट तो होता है उनमें, बट नॉन प्रोटीन पार्ट जिसको हम बोलते हैं कोफैक्टर, वो भी अटैच होता है इन द conjugated enzyme. So conjugated enzyme is the proteozyme प्लस कोफैक्टर। कोफैक्टर इज द नॉन प्रोटीन पार्ट, ये कोएंजाइम कंजुगेटेड एंजाइम में ही अटैच होता है। सो नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड द कोफैक्टर व्हिच इज अटैच्ड विद कंजुगेटेड एंजाइम। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर की बेसिस पे हम एंजाइम्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, ग्रुप्स में क्लासिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज कोफैक्टर। जो हमने ये कंजुगेटेड एंजाइम में नॉन प्रोटीन पार्ट पढ़ा, एंड दिस नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड द कोफैक्टर। इट may be ऑर्गेनिक कोफैक्टर और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। दो टाइप्स के कोफैक्टर होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक कोफैक्टर और एक होता है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। देन फर्दर ऑर्गेनिक कोफैक्टर इट इज आल्सो क्लासिफाइड एज कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, सो ऑर्गेनिक कोफैक्टर दो टाइप्स के होते हैं, कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, एंड इनऑर्गेनिक कोफैक्टर इज द ओनली वन। Coenzymes, these are the non-protein part are the cofactors which are derived from vitamins like nicotine or flavin in nicotinamide adenine dinucleotide and flavin adenine dinucleotide. ये ड्राइव होता है, ये हम ऑब्टेन करते हैं, ड्राइव करते हैं फ्रॉम द विटामिन्स, जैसे निकोटीन हो गया और फ्लेविन हो गया। ठीक है, so these are the coenzymes nicotinamide adenine dinucleotide and FAD. These are the coenzymes and these are derived from the vitamins like nicotine and flavin. These are the vitamins, इनसे हम ये coenzymes ड्राइव करते हैं। इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये डिटेचेबल होते हैं, अटैच होते हैं फिर डिटेच हो जाते हैं एंजाइम से, एंड दे गेट अटैच्ड एट द टाइम ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग। ये सिर्फ तब ही एंजाइम के साथ अटैच होते हैं जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड करता है। वैसे जब एंजाइम सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करता तो ये डिटेच हो जाते हैं, अटैच नहीं होते। बस इनकी ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये हम ड्राइव करते हैं विटामिन से और ये डिटेचेबल होते हैं, और उस वक्त ही ये अटैच करते हैं सब एंजाइम के साथ जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड करता है। देन अदर ऑर्गेनिक कोफैक्टर इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, ये बॉन्ड बना लेते हैं विद द एंजाइम, और ये परमानेंट पार्ट होते हैं, अटैच ही रहते हैं हर टाइम, एवरी टाइम दे आर अटैच्ड एंड बिकम द पार्ट ऑफ द एंजाइम। फॉर एग्जांपल पोरफायरिन ऑफ द क्लोरोफिल विथ मैग्नीशियम,
दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोस्थेटिक ग्रुप पोरफायरिन ऑफ द जो क्लोरोफिल का होता है पोरफायरिन विथ मैग्नीशियम, दिस इज अटैच्ड कोवेलेंटली विद द एंजाइम एंड इट इज द परमानेंट पार्ट ऑफ एंजाइम। ये डिटेचेबल नहीं होता है, ये हर वक्त एंजाइम के साथ अटैच रहता है। और ये ऐसा नहीं होता कि जब सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम बाइंड करता है तभी अटैच होता है, नहीं, ये कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, हर वक्त एंजाइम के साथ अटैच रहता है, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। देन इज द इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, दीज आर मेटालिक आयंस, ये मेटालिक आयंस होते हैं, इसमें आपका मैंगनीज होता है, मैग्नीशियम होता है, और भी आपके आयंस होते हैं जो एक्ट करते हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर के तौर पर। एंड इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती हैं जैसे कोएंजाइम की प्रॉपर्टीज होती है। कौन सी होती थी कि ये डिटेचेबल होते थे, उसी टाइम ही अटैच होते थे जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता था। तो सेम वैसे दीज आर डिटेचेबल एंड गेट अटैच एट द टाइम ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग, एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड एज एक्टिवेटर्स। इनको हम एक्टिवेटर्स भी बोलते हैं क्योंकि जब ये एंजाइम के साथ अटैच होते हैं तभी एंजाइम अपनी कैटालाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ठीक है। सो दीज आर द इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। कुछ प्रॉपर्टी होती हैं कोएंजाइम और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की जो कि सेम होती हैं, फॉर एग्जांपल डिटेचेबल होते हैं और उसी टाइम ही एंजाइम के साथ अटैच होते हैं जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रहा होता है। ठीक है। देन इज एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम, व्हाट आर दीज टर्म्स? एपो एंजाइम, इट इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम आपने क्या समझा कि कॉन्जुगेटेड एंजाइम में एंजाइम के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर भी अटैच होता है, और एंजाइम तभी एक्टिवेट होता है जब कोफैक्टर एंजाइम के साथ अटैच होता है। जब कॉन्जुगेटेड एंजाइम के साथ कोफैक्टर अटैच नहीं होता, दिस structure of enzyme is called as apoenzyme and it is the inactive form of the enzyme। और कौन से ये होते हैं? को एंजाइम कोफैक्टर और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। प्रोस्थेटिक तो हर टाइम एंजाइम के साथ अटैच होता है, बट को एंजाइम और इनऑर्गेनिक जो कोफैक्टर्स है वो उस टाइम ही अटैच होते हैं जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रहा होता है। ठीक है। तो एपो एंजाइम इट इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द कॉन्जुगेटेड एंजाइम व्हेन कॉन्जुगेटेड एंजाइम इज विदाउट कोफैक्टर। ठीक है। जब कॉन्जुगेटेड एंजाइम के साथ कोफैक्टर अटैच नहीं होता, दिस इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम एंड इट इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। देन अदर इज द होलो एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम के साथ जब कोफैक्टर अटैच करता है, इट कन्वर्ट द एंजाइम इनटू द एक्टिव फॉर्म। ठीक है। सो दिस इज द होलो एंजाइम, इट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम एंड दिस इज द कॉन्जुगेटेड एंजाइम विथ कोफैक्टर। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन? क्या होता है मैकेनिज्म एंजाइम एक्शन का? एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है और ये बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? जो सबस्ट्रेट होता है वो बाइंड करता है एंजाइम के साथ और क्या बनता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देन फर्दर वहां पे कैटालाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म होता है और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, बट स्टिल वो जो प्रोडक्ट होता है वो एंजाइम के साथ अटैच होता है एंड दिस इज कॉल्ड इज एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। देन द प्रोडक्ट सेपरेट्स फ्रॉम द एंजाइम एंड बिकम्स एंजाइम एंड प्रोडक्ट। ठीक है। तो एंजाइम और प्रोडक्ट फिर सेपरेट हो जाते हैं। सो दिस इज द वे ऑफ एंजाइम एक्शन, हाउ एंजाइम वर्क्स। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर से एंजाइम और प्रोडक्ट बनता है। व्हाट आर द मॉडल्स ऑफ एंजाइम एक्शन? एंजाइम की एक्शन के लिए कुछ मॉडल्स दिए गए। फॉर जो फर्स्ट मॉडल था वो था लॉक एंड की मॉडल। व्हाट इज द लॉक एंड की मॉडल ऑफ द एंजाइम एक्शन? एंजाइम की एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ मॉडल्स दिए गए बाय द साइंटिस्ट एंड दीज मॉडल्स डिस्क्राइब द एंजाइम एक्टिविटी, हाउ एंजाइम आर परफॉर्मिंग देयर एक्टिविटीज। सो जो फर्स्ट मॉडल था इट वाज द लॉक एंड की मॉडल एंड दिस मॉडल वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट ईमेल फिस्टर। इस मॉडल का क्या स्टेटमेंट था? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एक्टिव साइट हैज द डेफिनाइट पार्टिकुलर शेप। डेफिनाइट पार्टिकुलर शेप, वो शेप कांस्टेंट होता है, वो शेप चेंज नहीं होता, पार्टिकुलर शेप होता है एक्टिव साइट का। एंड दिस एक्टिव साइट इज द रिजिड स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। इस जो लॉक एंड की मॉडल था, इस मॉडल का ये स्टेटमेंट था कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनका जो एक्टिव साइट होता है
वो कांस्टेंट होता है, मतलब उसका एक पार्टिकुलर शेप होता है, वो रिजिड शेप होता है, वो शेप चेंज नहीं होता, और कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। कॉम्प्लीमेंट्री आप समझ रहे होंगे, मतलब कि उसका शेप इस तरह होता है एक्टिव साइट का, ताकि उसके अकॉर्डिंग ही जो प्रोडक्ट हो उसमें फिट आ सके, दूसरा प्रोडक्ट उसमें फिट ना आ सके। दस ओनली पार्टिकुलर सबस्ट्रेट फिट इन द एक्टिव साइट। इसलिए कुछ सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं टू द शेप ऑफ एक्टिव साइट वही इसमें फिट आ सकेंगी, लाइक पार्टिकुलर की फिट्स इन द पार्टिकुलर लॉक एंड ओपन सेट। जैसे आपने देखा होगा जो लॉक होता है उसमें एक पार्टिकुलर की ही फिट हो सकती है और उसको लॉक कर सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि और कीज भी इसमें फिट आ सके, बट वो अनलॉक नहीं कर पाएंगी इसको। ठीक है, तो सेम वैसे जो इंजाइम था उसमें या तो एक पार्टिकुलर सबस्ट्रेट ही फिट आ सकेगा और उसका ही केटालाइसिस प्रोसेस होगा, या तो और भी सबस्ट्रेट उसमें फिट आ सकेंगी बट उनका केटालाइज एक्टिविटी जो होगा वो परफॉर्म नहीं होगा। सेम वैसे लाइक द लॉक, particular lock is opened by the key, particular key, like particular key fits in the particular lock and opens it. This model reflects that enzymes are highly specific in their action. इस मॉडल में यही एक खास बात थी कि जो इंजाइम्स होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ इंजाइम इट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर catalyzing the activity ऑफ सबस्ट्रेट लाइक प्रोटीन। एक एंजाइम है जो प्रोटीन की एक्टिविटी को ही कैटालाइसिस कर पाता है, तो वो प्रोटीन की एक्टिविटी को ही कैटालाइसिस करेगा, और किसी फॉर एग्जांपल ग्लूकोज के लिए वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। आई मीन दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर एंड आल्सो इन देयर एक्शन, बस पार्टिकुलर एक्शन ही वो परफॉर्म करेगा। देन इट वाज द इंड्यूस फिट मॉडल, एंड दिस मॉडल वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट नेम्ड कोसलैंड। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कोसलैंड, उन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया था, और इस मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइड होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक क्या था, जो एक्टिव साइड होता है वो रिजिड होता है। इट मॉडिफाइज ए सबस्ट्रेट इंटरेक्ट्स विद द एंजाइम, और इसमें ये बताया गया कि जो एक्टिव साइड होता है वो अपना शेप चेंज करता है जब इन सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, और जो सबस्ट्रेट होता है वो इंड्यूस करता है, फोर्स करता है एक्टिव साइड को ताकि वो अपना शेप चेंज करे अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट, एंड आफ्टर रिएक्शन एक्टिव साइड रिगेन इट्स पोजीशन। फिर जो है जब रिएक्शन हो जाए तो जो एक्टिव साइड होता है फिर अपना शेप ले लेता है। ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी, more than one type of related substance binds and more than one reaction can be catalyzed by the enzyme। और ये जो इंड्यूस फिट मॉडल था ये यही बता रहा था कि जो एंजाइम होता है वो एक से ज्यादा रिएक्शन को कैटालाइज करता है, बट लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एंजाइम जो है वो सिर्फ एक रिएक्शन को ही कैटालाइज कर पाता है। फर्दर इसको हम देखते हैं कि इसमें फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एंजाइम एंड द एक्टिव साइट इज लाइक कॉन्वेक्स इन शेप, तो इसमें वो सबस्ट्रेट ही फिट हो सकेगा अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की मॉडल जिसका स्ट्रक्चर इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जांपल ये एक सबस्ट्रेट है तो ये ही इसमें सब फिट आ सकेगा इस तरह। ठीक है, ये सबस्ट्रेट इसमें फिट आ सकेगा, बट इंड्यूस मॉडल के मुताबिक क्या था, फॉर एग्जांपल दिस इज द एक्टिव साइट फॉर द एंजाइम। जब इस तरह का सबस्ट्रेट आए और इसमें फिट फिट होने की कोशिश करे, तो ये जो एंजाइम होगा ये अपना एक्टिव साइड चेंज करेगा, ये इस तरह बनाएगा अपना एक्टिव साइड लाइक दिस, ताकि ये जो सबस्ट्रेट है वो इसमें फिट आ सके। फिर से जब इसका कैटालाइसिस हो जाएगा ये प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, ये तो सबस्ट्रेट है, जब इसका कैटालाइसिस हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा तो ये फिर से अपना एक्टिव साइड का शेप जो है वो चेंज कर लेगा, जो पहले इसका शेप था लाइक दिस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस फिट मॉडल जो एंजाइम का एक्टिव साइट होता है उसका जो शेप होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो अपना शेप चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। ठीक है, अगर किसी भी टाइप का सबस्ट्रेट किसी भी शेप का सबस्ट्रेट आता है और एंजाइम के साथ
अटैच होने की कोशिश करता है, तो वो एंजाइम को फोर्स करेगा कि तुम अपना जो स्ट्रक्चर है एक्टिव साइट का वो कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ टू द सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट है उसके रिगार्डिंग अपना स्ट्रक्चर बनाओ ताकि मैं उसमें फिट आ सकूं। ठीक है, जब ये अपना स्ट्रक्चर बनाएगा फिर से वो सबस्ट्रेट जो है उसमें फिट आएगा, फिट हो जाएगा, फिर उसका कैटालाइसिस होगा, फिर प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, और फिर से जो है वो एंजाइम है वो अपना एक्टिव साइट का शेप सेम ले लेगा, सेम हो जाएगा उसका शेप जो पहले था। ठीक है, ये था मॉडल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बिफोर लर्न द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, आपने पहले ये समझना होगा कि सिंपल केमिकल रिएक्शन किसे होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए हमें रिएक्टेंट चाहिए होता है और उसे हम ऑब्टेन करते हैं प्रोडक्ट। जो हमें रिएक्टेंट होता है वो या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है या तो कंपाउंड के फॉर्म में होता है। जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स और आइंस। जब आइंस और एटम्स कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। सो रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्यूल है उसमें एटम्स हैं, वो बॉन्डेड एटम्स हैं, उनके बीच जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ना होता है। इट मीन रिएक्शन के लिए हमें आइंस और एटम्स चाहिए होते हैं ताकि फिर से वो अगेन कॉम्बिनेशन करें इन द डिफरेंट वेज एंड गिव द पार्टिकुलर प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्टेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स, उनको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एनर्जी। सो ये जो एनर्जी चाहिए होता है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन? Simple, it is the minimum amount of energy required to activate atoms or molecules to a state that can undergo chemical reaction. इन मॉलिक्यूल्स या एटम्स को ये एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो एक स्टेट में आ जाएं, या आयनिक स्टेट में आ जाएं, या तो ट्रांजिशनल स्टेट में आ जाएं, ताकि वो फिर से आपस में बॉन्ड बनाए इन द डिफरेंट वेज। डिफरेंट एटम्स कैन मेक द बॉन्ड्स एंड कैन गिव द प्रोडक्ट। सो ये सिंपल फंडा होता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एंजाइम क्या करता है? एंजाइम लोअर्स दिस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। हाउ इट लोअर्स दिस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी डिफरेंट एनर्जी होती है, उनमें जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है। एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक एनर्जी पुअर कंपाउंड्स होते हैं। एंजाइम क्या करता है? इन मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करता है, फिर उनको एक स्टेट में ले जाता है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल स्टेट। फिर वहां से जो एटम्स होते हैं फिर दे अगेन बॉन्ड्स द मेक द बॉन्ड्स विथ डिफरेंट एटम्स एंड गिव द प्रोडक्ट। ठीक है, सो इन दिस वे एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द molecules, and due to this energy of activation जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनका सेम ही प्रिंसिपल होता है, दे लोअर दिस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बट जितने केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस होते हैं, नॉन लिविंग रिएक्शंस होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनके लिए भी हमें सेम वे से एनर्जी चाहिए होती है ताकि जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के, उनको भी हमें तोड़ना होता है ताकि हमें एक और प्रोडक्ट चाहिए और प्रोडक्ट मिले। सो उनके लिए जो हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, वो ऑब्टेन करते हैं बाय द हीट। जब हम मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं तो उनके जो बीच में बॉन्ड्स होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स होता है, मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है केमिकल बॉन्ड, वो टूट जाता है और फिर एटम्स जो है एक स्टेट में आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल स्टेट, जिसमें कोई भी एटम किसी भी एटम के साथ बॉन्ड बनाता है और एक न्यू मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, बट इन द बायोलॉजी हम हीट यूज नहीं कर सकते क्योंकि एंजाइम्स खुद भी, एंजाइम्स और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बाय मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो हाईली सेंसिटिव होते हैं हीट के। जितना हम हीट देंगे तो उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो डीनेचर हो जाएगा और जो कंप्लीटली इवन द सेल्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये जो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो गेन करते हैं बाय द एंजाइम्स एंड दीज एंजाइम्स लोअर दिस एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, नाउ द फैक्टर्स अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। Before learning the factors which affect the enzyme activity, you have learned the rate of enzyme activity. What is the rate of enzyme activity? It is the quantity of product which is formed per second by the enzyme.
एक सेकंड में कितना प्रोडक्ट बना रहा है इंजाइम, दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंजाइम। रेट क्या होता है, किसी भी चीज को जब हम टाइम के साथ डिवाइड करते हैं, इट बिकम्स द रेट। कितना प्रोडक्ट कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कितना सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है पर सेकंड, दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंजाइम एक्टिविटी। Greater the amount of product formed per second, greater will be the enzyme activity. So there are some factors which affect this rate of enzyme activity. But when inhibitor bind to the enzyme, जब कोई inhibitor enzyme के साथ bind करता है एक्टिव साइट में और अल्टर कर देता है enzyme की शेप को, so due to this inhibitor enzyme का जो रेट होता है वो डिक्रीज भी हो जाता है। so ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनहैबिटर्स, ये एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं और उसके अलावा एंजाइम को कंप्लीटली इन सम केसेस डीनेचर भी कर देते हैं। सो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी? फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर। जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो डिपेंड करते हैं मॉलिक्यूलर मोशन पे। क्यों? फॉर एग्जांपल दिस इज द एंजाइम एंड सपोज दिस इज एंजाइम एंड देयर इज द सबस्ट्रेट अराउंड इट। एंजाइम चल के तो नहीं जाएगा सबस्ट्रेट के पास के तुम मेरी एक्टिव साइट में बैठो तो मैं तेरी कैटालाइसिस करूं। ये ऐसे होता है कि टेम्परेचर की वजह से मॉलिक्यूल्स को मिलता है काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल मोशन करते हैं, मूव करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन में आ जाते हैं। एंड इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज देयर वाइब्रेटरी मोशन इंक्रीजेज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। जितना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा उतने सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के पास आएंगे, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे एंजाइम के पास पहुंचने के सबस्ट्रेट के, और उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। सो द टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स और द सबस्ट्रेट। एज अ रिजल्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रेट रीचेस टुवर्ड्स द एंजाइम एंड द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इंक्रीजेस। सो कंक्लूजन क्या हुआ? जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये लॉजिक होता है बिहाइंड द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये एस्टिमेटेड किया गया है कि 10 सेंटीग्रेड इंक्रीज टेम्परेचर करने से डबल हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज क्यूटेन लॉ, इसको हम क्यूटेन लॉ भी बोलते हैं। उसके अलावा जितने भी एंजाइम्स होते हैं दे आर सेंसिटिव टेम्परेचर एंड बिकॉज ऑफ देयर प्रोटीनेशियस कंपोजिशन। सो इनका डीनेचर भी हो सकता है, इनकी एक्टिविटी, एंजाइम्स की एक्टिविटी पे अफेक्ट भी हो सकता है इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस। सो एंजाइम्स के लिए एक खास टेम्परेचर होता है, पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसपे एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है मैक्सिमम होती है, एंड दिस इज 37 सेंटीग्रेड इन द ह्यूमन, एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर इज द temperature at which enzyme performs maximum activity. I mean, at this temperature rate of enzyme activity is maximum, and this is 37 centigrade for human. Okay. उसके अलावा जब टेम्परेचर हम ज़्यादा इंक्रीज करते हैं 800 सेंटीग्रेड, इंजाइम बिकम्स डीनेचर। इंजाइम, जितने भी इंजाइम्स होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, उनका जो नेचर हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है कंप्लीटली, और दे के नॉट बी रिवर्स, वो डीनेचर हो जाते हैं। बट एट 0 सेंटीग्रेड जो इंजाइम की एक्टिविटी होती है वो मिनिमम होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट टेम्परेचर द इंजाइम हैज मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम एक्टिविटी? इट इज़ द 0 सेंटीग्रेड। देन कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जिनको हम कहते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। देयर ऑप्टिमम टेम्परेचर इज अबाउट 70 सेंटीग्रेड। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। मोस्टली ये जो होते हैं हॉट स्प्रिंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड देयर ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 70 सेंटीग्रेड और हायर, 70 सेंटीग्रेड से भी हायर होता है, एंड दे कैन सर्वाइव एट दिस हाई टेम्परेचर। उनके जितने एंजाइम्स होते हैं, these enzymes are used in the washing powder at high temperature washing। वो एंजाइम्स हम जितने भी वॉशिंग पाउडर्स होते हैं उनमें हम ये एंजाइम्स यूज करते हैं। ठीक है। देन सेकंड वन इज द पीएच।
जो इंजाइम की एक्टिविटी होती है वो पीएच के चेंज होने से भी चेंज होती है, उसका उस पर इफेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ द पीएच। सो द इंजाइम्स आर आल्सो सेंसिटिव टू पीएच। ये क्या करता है पीएच, जब पीएच का चेंज होता है बॉडी के अंदर, इट काजेज आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। इंजाइम्स तो प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन किसका बना होता है, अमाइनो एसिड का। तो अगर पीएच में चेंज होता है तो अमाइनो एसिड का आयोनाइजेशन हो जाता है और इंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव इंजाइम्स जितने भी होते हैं उनका जो पीएच रेंज होता है जिस पे ये काम करते हैं इंजाइम्स, दिस इज अबाउट 7 to 8, इसके अराउंड ही होता है जितने भी डाइजेस्टिव इंजाइम्स होता है। बट सम इंजाइम्स आर स्पेशल, फॉर एग्जांपल पेप्सिन। पेप्सिन के लिए जो ऑप्टिमम पीएच होता है, जिसपे ऑप्टिमम पीएच ऑप्टिमम टेम्परेचर की तरह होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर में जो इंजाइम का एक्टिविटी होता है वो मैक्सिमम होता है, सेम वैसे ऑप्टिमम पीएच पे इंजाइम का जो एक्टिविटी होता है वो मैक्सिमम होता है। सो पेप्सिन के लिए जो ऑप्टिमम पीएच होता है वो 1.4 होता है, बट रेंज जो होता है 1.5 to 2.5 की रेंज में ये अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। अगर इससे रेंज ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। देन इज द अमाइलेज, दिस इज नॉट द सलेवरी अमाइलेज, दिस इज द पैनक्रियाटिक अमाइलेज। देयर आर टू अमाइलेज एंजाइम्स, एक आपकी सलेवा में होता है और एक पेनक्रिया रिलीज करता है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द पेनक्रियाटिक अमाइलेज। सो पीएच फॉर द पेनक्रियाटिक अमाइलेज इट इज अबाउट 8.5। इस पे क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द पीएच फॉर पेप्सिन, ऑप्टिमम पीएच फॉर पेप्सिन, इसमें पास पेपर्स भी हैं। थर्ड वन इज enzyme concentration. Enzyme concentration has also effect on the enzyme activity. Enzyme concentration directly proportional to the activity of the enzyme. ठीक है, जितने एंजाइम्स ज्यादा होंगे उतना आपका प्रोडक्ट पर सेकंड ज्यादा बनेगा। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दैट एंजाइम विल बी मैक्सिमम। कैसे, फॉर एग्जांपल एक लिमिटेड प्रोडक्ट है, आई मीन सबस्ट्रेट है, ग्लूकोज। ग्लूकोज एक सबस्ट्रेट है, कितने ग्लूकोज हैं, मॉलिक्यूल्स 10 मॉलिक्यूल्स, देयर आर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एंड देयर आर 5 एंजाइम्स। एक एक मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का एंजाइम्स के पास जाएगा और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा पर सेकंड, यानी 5 प्रोडक्ट हम ऑब्टेन करेंगे पर सेकंड अगर हमारे पास 5 एंजाइम्स होंगे। अगर हमारे पास 10 एंजाइम्स होंगे तो सेम टाइम पे 10 ही मॉलिक्यूल्स इन एंजाइम्स के पास जाएंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, तो 10 प्रोडक्ट मिलेंगे पर सेकंड पे। तो जितने एंजाइम्स ज्यादा होंगे उतना हमारा रेट जो होगा वो ज्यादा होगा, उतना हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा पर सेकंड में। सो एंजाइम कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन एंड in this condition substrate concentration is limited, but in real sense in daily life जो हमारी बॉडी में सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन होता है वो भी लिमिटेड ही होता है। ठीक है, then is substrate concentration. Substrate concentration is also directly proportional to the enzyme rate or enzyme activity, but in this condition enzyme activity is constant, enzyme concentration is constant. ठीक है, अब क्या होता है, रेट इंक्रीजेस अंटिल ऑल एंजाइम्स बिकम सैचुरेटेड। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिमिटेड एंजाइम्स हैं, 10 एंजाइम्स लिमिटेड एंजाइम्स हैं, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो अनलिमिटेड है। सेम वैसे ग्लूकोज इज द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल 5 एंजाइम्स के पास आए और हमारा जो 5 मॉलिक्यूल्स थे ग्लूकोज के वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए in 1 second and we obtain 5 product per second. ठीक है, अब फिर से 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जाएंगे 10 एंजाइम्स के पास और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और हमें मिलेगा 10 प्रोडक्ट्स पर सेकंड। दिस विल बी द इंक्रीज। ठीक है, अब सेम वैसे अब कंसंट्रेशन जो एंजाइम्स का है वो सेचुरेटेड हो गया क्योंकि सारे एंजाइम्स वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, सारे एंजाइम्स बिजी हैं, कोई भी एंजाइम जो है वो खाली नहीं पड़ा हुआ। अब क्या होगा, अब हम प्रोडक्ट को फिर से इंक्रीज करेंगे। पहले हमारा प्रोडक्ट कितना था, 5 मॉलिक्यूल्स थे ग्लूकोज के, फिर हमारा कितना हुआ, 10 हुआ, 10 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट के अंदर। अब 10 मॉलिक्यूल्स जो थे वो 10 एंजाइम्स में ही आ गए, आई मीन 10 एंजाइम्स ही अपना कैटालाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम
सबस्ट्रेट को इंक्रीज करेंगे तो वो सबस्ट्रेट इंजाइम के एलोस्टेरिक साइड पे जाएगा। एलोस्टेरिक साइड इज द लाइक द एक्टिव साइड, वो एक्टिव साइड से अवे होता है, कहीं साइड पे होता है, वहां पे जाएगा ये सबस्ट्रेट और इंजाइम की शेप को चेंज कर देगा। देन द इंजाइम स्लोली विल बी इनएक्टिवेटेड और जो हमारा रेट होगा प्रोडक्ट पर सेकंड वो कम होता जाएगा। सो इफ वी आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट, आई मीन सबस्ट्रेट, if we are increasing the substrate until all the enzymes become saturated, the rate of reaction will be increases. But if all the enzymes become saturated, there will be no increase in the rate of reaction, but the retardation of the rate of reaction will be started. Enzymes will start to become inactivated due to the increase in the substrate concentration, और वो substrate जो है वो एलोस्टेरिक साइड पे जाना शुरू करेगा और एंजाइम इनएक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। देन इज एंजाइम इनहिबिशन। व्हाट इज द एंजाइम इनहिबिशन? इनहिबिशन का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, किसी चीज को बंद कर देना। सो इट इज द डिक्रीज इन एंजाइमेटिक प्रोसेसेस, एंजाइम प्रोडक्शन और एंजाइम एक्टिविटी। या जितने भी एंजाइमेटिक प्रोसेसेस होते हैं अगर वो डिक्रीज होंगे तो जाहिर सी बात है एंजाइम इनहिबिशन हो जाएगा, एंजाइम रुक जाएंगे। there will be no product formation, there will be no catalysis of the reaction and enzyme production। जब enzyme production ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा। और enzyme activity तो वैसे ही जब enzyme की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो फिर भी हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। सो इट इज अ डिक्रीज इन enzymatic process, enzyme production और enzyme activity। now there are the types of enzyme inhibition। there is the competitive inhibition and non-competitive uncompetitive inhibition। What is the competitive inhibition? एक्टिव साइट जो होता है एंजाइम के अंदर, इट इज ब्लॉक्ड बाय द सम मॉलिक्यूल्स व्हिच आर सिमिलर टू द सबस्ट्रेट। सेम होते हैं लाइक द सबस्ट्रेट बट रियल सबस्ट्रेट नहीं होते। वो क्या करते हैं, एक्टिव साइट में जाके बैठ जाते हैं और एक्टिव साइट को बंद कर देते हैं और सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट में नहीं जा पाता। सो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन, इट इज द competitive inhibitor for the enzyme which form the cell wall in the bacteria। बैक्टीरिया में जो enzyme cell wall प्रोड्यूस करता है वो inhabit होता है by the penicillin and it is the reverse, it may be the reversible or irreversible। या तो ये एक बार बैठ गए एक्टिव साइट के अंदर मॉलिक्यूल्स तो ये बैठे ही रहेंगे, या तो ये रिमूव भी हो जाएंगे। तो रिवर्सिबल में क्या होता है कि ये रिमूव हो जाते हैं एक्टिव साइट से, फिर से सबस्ट्रेट जो है एक्टिव साइट में आता है, फिर रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। बट इरिवर्सिबल में ये नहीं होता। इरिवर्सिबल में एक बार जो मॉलिक्यूल है वो एक्टिव साइट में बैठ गया तो वो एंजाइम को परमानेंटली इनएक्टिव कर देगा। एंड दिस पेनिसिलिन इज इरिवर्सिबल, एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, रिवर्सिबल को हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं? रिवर्सिबल कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। हमें क्या करना होता है, जब एक्टिव साइट जो होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में ब्लॉक हो जाता है तो हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करते हैं ताकि जैसे वो मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए एक्टिव साइट से तो फटाक से सबस्ट्रेट जो है एक्टिव साइट में आ जाए। ठीक है, सो इट इज आल्सो रिवर्सिबल कैन बी रिमूव बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। देन इज द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, मॉलिक्यूल्स बाइंड इन एलोस्टेरिक साइट। इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्टिव साइट में नहीं बल्कि एलोस्टेरिक, एलोस्टेरिक का मतलब होता है अवे फ्रॉम द एक्टिव, ये दूर होता है एक्टिव साइट से। एंड दिस मॉलिक्यूल्स बाइंड इन द एलोस्टेरिक साइट। दो साइट होते हैं एंजाइम के अंदर, एक होता है एक्टिव साइट और एक होता है एलोस्टेरिक साइट। एंजाइम ये क्या करता है, ये एंजाइम शेप को चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल दिस इज द एंजाइम, दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड दिस इज द एलोस्टेरिक साइट। जब इनहिबिटर इस साइट में आ जाएगा, इस यहाँ पे बैठ जाएगा, तो ये जो एक्टिव साइट का शेप है यहाँ पे इस तरह का शेप है, तो इसका जो शेप होगा ये इस तरह का शेप हो जाएगा। ठीक है, तो ये शेप को ही चेंज कर देते हैं। अगर शेप चेंज हो गया तो उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री सबस्ट्रेट होगा तो वो तो यहाँ पे फिट नहीं आ सकेगा। सो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, जो इनहिबिटर होता है वो एलोस्टेरिक साइट में जाके बैठ जाता है और जो एंजाइम का स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है एक्टिव साइट का। फॉर एग्जाम्पल इसका जो एग्जाम्पल है फीडबैक इनहिबिशन, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी में, जब हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता है
तो हम हमारा जो मैकेनिज्म होता है वो होता है फीडबैक इनहिबिशन, और ये एग्जांपल है रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन का। रिवर्सिबल मतलब इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, और नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन इट इज अ टाइप ऑफ इनहिबिशन। देन थर्ड वन इज अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, आल्सो कॉल्ड इज एंटी कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। ये कैसे होता है? इंजाइम जो इनहिबिटर होता है वो बाइंड करता है या तो इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ, या तो नहीं बल्कि इसी के साथ ही कंबाइन करता है। इंजाइम इनहिबिटर बाइंड विथ इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। आपने पढ़ा होगा इंजाइम का मोड ऑफ इंजाइम एक्शन। तो क्या था? इंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता था और फॉर्म करता था इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, देन कन्वर्ट होता था इंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर, फिर जो है इंजाइम और प्रोडक्ट अलग होते थे। ठीक है, तो सेम वैसे जब इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसी टाइम ये इनहिबिटर जो है अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर जो है इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर देता है और उसको इनएक्टिव कर देता है, फर्दर जो है प्रोडक्ट नहीं मिलता। ठीक है, सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ इनहिबिशन। वैसे इनहिबिशन किस वजह से होता है? इनहिबिशन जो है वो या तो जो इनहिबिटर होता है, इनहिबिशन किस वजह से होता है? इनहिबिटर की वजह से होता है। इनहिबिटर्स आर द आइंस आर मॉलिक्यूल्स, जिस तरह एक्टिवेटर्स से इनहिबिटर्स या तो एक्टिव साइट में बैठ जाते हैं या एलोस्टेरिक साइट में आ जाते हैं, या तो इंजाइम इंजाइम में कोई मॉलिक्यूल जो है बॉडी में कोई मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिवेटर के साथ बाइंड कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो इनहिबिटर होता है या तो एक्टिव साइट में बैठेगा या एलोस्टेरिक साइट में जाएगा, या जो एक्टिवेटर होता है एंजाइम के लिए उसके साथ रिएक्शन कर देगा। तो एक्टिवेटर नहीं होगा तो एंजाइम कहाँ से रिएक्ट कर पाएगा? ठीक है, फीडबैक इनहिबिशन इट इज द टाइप ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल मैकेनिज्म वेयर एंजाइम एक्टिविटीज इनहिबिटेड बाय इट्स ओन प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, जब बॉडी को कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता है तो जो प्रोडक्ट होता है वो जाके एंजाइम की एक्टिव साइट एलोस्टेरिक साइट पे बैठ जाता है और एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो इनहिबिट हो जाती है। इट इज द रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, इट इज मोस्टली रिवर्सिबल होता है और नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन होता है। इट अकर्स व्हेन प्रोडक्ट इज इन हाई क्वांटिटी, जब प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाता है, बॉडी को फर्दर मोर प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती, तो जो प्रोडक्ट ही होता है वो जाके एलोस्टेरिक साइट या एक्टिव साइट में बैठ जाता है ऑफ द एंजाइमेटिक पाथवे। So in most of the enzymes, it binds active site competitively or allosteric site in most of the enzymes and shut the enzyme pathway. कुछ एंजाइम्स में क्या होता है कि ये इनहिबिटर्स एक्टिव साइट में जाके बैठ जाते हैं और एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं, बट इन most of the enzymes they sit in the allosteric site. Most of the enzymes they sit in the allosteric site and shut the enzymatic pathway. For example, this is the substrate which is converted into the substrate A, which is converted into the product B, and this act as a substrate for the product C, and this is the product C which act as a substrate for the product D. ठीक है, जब A कन्वर्ट होता है B में, सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, तो इसके लिए जो एंजाइम है वो है अल्फा एंजाइम। जब B कन्वर्ट होता है C में, इट रिक्वायर्स द एंजाइम कॉल्ड एज बीटा एंजाइम। फॉर एग्जांपल, जब C कन्वर्ट होता है D में तो इट रिक्वायर्स गामा एंजाइम कॉल्ड एज गामा एंजाइम। फॉर एग्जांपल, अब हमें ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, ये मैक्सिमम हो गया है प्रोडक्ट बॉडी के अंदर। अब बॉडी क्या करेगा, ये जो प्रोडक्ट है ये जाएगा एट द एंजाइम अल्फा एंजाइम के पास जाएगा और उसकी एलोस्टेरिक साइट में बैठ जाएगा। इट शट डाउन द एंजाइमेटिक पाथवे। जब ए बी में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो बी कहाँ से आएगा जो सी में कन्वर्ट होगा? सो दिस इज द mechanism called as feedback inhibition, and it mostly occur in the body, and it is a control mechanism. There is a classification on the basis of reaction. Classification of enzymes on the basis of reaction. This one is the oxidoreductase enzyme. Oxidoreductase, आप लफ्ज़ से समझ गए होंगे कि oxidoreductase, the enzyme which perform oxidation and reduction reaction. Oxidoreductase, it catalyze the reaction of oxidation and reduction. ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन, और रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। फॉर एग्जांपल,
ferrodoxin reducing substance. It is the example of oxidoreductase enzyme. एग्जाम्पल आपने लाजमी याद करने होंगे, यही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडोरेडक्टेज एंजाइम. देन सेकंड इज द ट्रांसफरेज. ट्रांसफरेज लब से मतलब क्या है, ट्रांसफर, कोई चीज ट्रांसफर कर रहा है. इट कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन टू इन अदर सब्सटेंस. एक सब्सटेंस के एक ग्रुप को ट्रांसफर करेगा टू द नेक्स्ट सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल हेक्सोकाइनेज, इट इज द एंजाइम व्हिच ट्रांसफर फास्फेट ग्रुप फ्रॉम द एटीपी टू हेक्सोज. ग्लूकोज का आपने रिडक्शन पढ़ा होगा, तो ग्लाइकोलाइसिस होता है, उसमें ये आप रिएक्शन पढ़ेंगे. वहाँ पे एक एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज जो कि ट्रांसफर करता है एटीपी. एटीपी के पास होता है फास्फेट ग्रुप, ये ट्रांसफर करता है टू द हेक्सोज एंड इट फॉर्म्स द फास्फोहेक्सोज. ठीक है. देन थर्ड वन इज हाइड्रोलेसिस. हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लेसिस मीन्स ब्रेक डाउन. इट इंक्लूड्स ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स. जितने भी आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस एंजाइम and they break bonds by adding water molecule. हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लेस मीन्स ब्रेक डाउन. वाटर कैसे ऐड होता है, पहले वाटर का ब्रेक डाउन होता है H प्लस एंड OH. देन H मालिक्यूल एक मोनोमर से ऐड होता है, फिर OH मालिक्यूल जो है दूसरे मोनोमर से ऐड होता है. बांड जो है उनके बीच, दो मोनोमर के बीच जो बांड होता है वो ब्रेक हो जाता है. और जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको वाटर रिक्वायर होता है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीमर्स इनटू द मोनोमर्स. फॉर एग्जांपल अमाइलेज, इट कन्वर्ट्स द कार्बोहाइड्रेट के बीच में जो बांड्स होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बांड, इसको तोड़ता है बाय द एडिशन ऑफ वाटर. सुक्रोज है, पेप्सिन है. सुक्रोज जो है सुक्रोज को कन्वर्ट करता है और पेप्सिन प्रोटीन में. देन इज लाइएज. लाइएज कैटालाइज ब्रेक डाउन ऑफ स्पेसिफिक कोवेलेंट बांड्स. खास कोवेलेंट बांड्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन जो होता है उसको कैटालाइज करता है, फास्ट करता है. एंड रिमूव ग्रुप विदाउट हाइड्रोलाइसिस, और ग्रुप रिमूव करता है हाइड्रोलाइसिस के बिना. हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस भी सेम होता है. किसी भी पॉलीमर को हम जो है वो मोनोमर में कन्वर्ट करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द हाइड्रोलाइसिस. और हाइड्रोलाइसिस करता है और ग्रुप को रिमूव करता है विदाउट हाइड्रोलाइसिस. फॉर एग्जांपल हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज, इट इज द एंजाइम एंड एग्जांपल ऑफ एंजाइम लाइज. इट ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स. दो कार्बन एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करता है. इन हिस्टिडीन में दो कार्बन्स के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करता है एंड फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हिस्टामिन. हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन, एंड हिस्टिडीन ये हिस्टिडीन में से कार्बन को रिमूव करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, और फॉर्म करता है हिस्टामिन. देन इज आइसोमरेज. आइसोमरेज आप लफ्ज से समझ गए होंगे. आइसोमर बनाता है एंड इट कैटालाइज the rearrangement of the atoms in a molecule. ठीक है, कैटालाइज करता है रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. क्या होता है, जो आइसोमर होता है उसमें एक मॉलिक्यूल जो होता है वो खुद के एटम्स को रीअरेंज करता है इन द पार्टिकुलर मैनर एंड फॉर्म द आइसोमर ऑफ द सेम एटम. फॉर एग्जांपल फास्फोहेक्सोकाइनेज, दिस इज द एग्जांपल ऑफ आइसोमरेज. इसमें क्या होता है, जो फास्फोहेक्सोज होता है वो अपने आप को अरेंज करता है और फॉर्म करता है फास्फोफरक्टोज. हेक्सोज और फ्रक्टोज, दीज आर द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड दीज आर आइसोमर्स. ठीक है, हेक्सोज फ्रक्टोज. देन सेवंथ वन टाइप इज लाइगेज. लाइगेज इज आल्सो कॉल्ड एज सिंथेटेज. ये क्वेश्चन आ सकता है. कैटालाइज कंडेंसेशन रिएक्शन. जितने भी कंडेंसेशन रिएक्शन होते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, जितने भी मोनोमर होते हैं, पॉलीमर, जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. और कंडेंसेशन में क्या होता है, मोनोमर्स, स्मॉल यूनिट्स जो होते हैं वो कंबाइन करके एक लार्ज यूनिट बनाते हैं जिसको हम पॉलीमर कहते हैं. सो दे कैटालाइज द कंडेंसेशन रिएक्शन. कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए भी इंजाइम चाहिए होता है एंड दिस reaction is catalyzed by the enzyme called as ligase synthetase. For example, DNA and RNA polymerase. polymerase जो होता है वो पॉलीमर साइंथेसिस करवाता है. फॉर एग्जांपल डीएनए और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इनके जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको जब आपस में बाइंड करता है तो एंजाइम, यहाँ पे एंजाइम कैटालाइज करता है इस रिएक्शन को. दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज. देन अदर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट. नंबर वन इज प्रोटीएज. प्रोटीएज दे एक्ट ऑन द प्रोटीन. फॉर एग्जाम्पल ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन.
trypsin is present in the intestine, and pepsin is present in the stomach. So proteases are the enzymes which act on the protein. Then is the lipase. Lipase act on the fat and convert it into the glycerol and fatty acid, e.g. lipase. For example, lipase is the enzyme which act on the fat and converted fat into the glycerol and fatty acid. Then is the glycosidase. Glycosides are the enzymes which act on the carbohydrate like molecules. Carbohydrate like molecules. For example, amylase. Amylase is the enzyme which act on the amylose. Cellulase act on the cellulose, maltase act on the maltose, sucrase act on the sucrose, and lactase act on the lactose. These all are the glycosides, and they act on the carbohydrate molecules. Then is the nucleus. Nuclease act on the nucleic acid, and it is a DNA and RNA. For example, DNA, RNAs, it act on the RNA molecule and it converted into the nucleotides. DNAs act on the DNA, and ATPase act on the ATPase. So this was all about the enzymes. Complete lecture. If you are new on this YouTube channel, please like, subscribe, and share with your friends. Allah Hafiz.